Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are having great time at home. Open your English book. Number 2, Chinese New Year. We were on reading comprehension part B. Today we will discuss its question number 7. What is the importance of Chinese New Year for Chinese families? चीनी साल नौ की चीनी ख़ानदानों के लिए क्या अहमियत होती है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ चाइनीज़ फैमिलीज कम टुगेदर ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर. चीनी ख़ानदान नए साल की शाम पर इकट्ठे होते हैं या नए साल से एक दिन पहले इकट्ठे होते हैं टू रिवाइव देयर रिलेशनशिप, अपने ताल्लुक़ को रिवाइव यानी कि असर नो मजबूत करने के लिए विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एंड वेलकम द न्यू ईयर, और नए साल को खुशामदीद कहने के लिए विद ग्रेट फेस्टिविटीज़, बड़ी पुरमसरत तकारीब के साथ, एंड मैरी मेकिंग, और खुशी के साथ. यानी चाइनीज़ फैमिलीज़ एक दूसरे के साथ अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए और नए साल को पुरमसरत फेस्टिविटीज़ और मैरी मेकिंग के साथ खुशामदीद कहने के लिए इकट्ठे होते हैं. इन दिस वे दे रीइनविगोरेट देमसेल्व्स, इस तरह से वो ख़ुद को ताकतवर बनाते हैं फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए. नाउ मूव ऑन टू ग्रामर पार्ट गिवन ऑन पेज नंबर 21. हियर वी हैव गिवन द टॉपिक कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? A collective noun represents a group of people or things of same kind. एक कलेक्टिव नाउन लोगों के ग्रोह या चीज़ों के ग्रोह की नुमाइंदगी करता है, और ये चीज़ें या लोग जो इस ग्रुप में शामिल होते हैं वो एक ही किस्म के होते हैं. पार्ट ए देखिए. फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को पूर कीजिए विद करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स, दुरुस्त कलेक्टिव नाउन्स की मदद से. आपको जो कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं वो है गैंग, क्राउड, कमेटी, क्लास, क्रू, ऑडियंस और फैमिली. इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. गैंग क्या होता है? गैंग ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स होता है, यानी कि क्रिमिनल्स का एक मुनज़्ज़म ग्रोह. क्राउड क्या होता है? क्राउड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड टुगेदर इन आ डिसऑर्गेनाइज्ड और अनरूली वे, जिसको आप हजूम कहते हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं लेकिन उनकी कोई तरतीब नहीं होती. कमेटी क्या है? कमेटी है अ ग्रुप ऑफ पीपल अपॉइंटेड फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन बाय अ लार्ज ग्रुप एंड टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप. कमेटी भी लोगों का एक ग्रुप होता है जिसको एक ख़ास फंक्शन के लिए अपॉइंट किया जाता है, और इसको अपॉइंट करने वाला एक बड़ा ग्रोह होता है, और आम तौर पर ये जो कमेटी होती है उसी ग्रुप के मेंबर्स पर मुश्तमिल होती है. क्लास. अब क्लास क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टॉट टुगेदर एट स्कूल. तालिब इल्मों का एक ग्रोह जिसको स्कूल में पढ़ाया जाता है. क्रू क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क ऑन अ शिप या एयरक्राफ्ट, या फिर ये शिप या एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं. ऑडियंस क्या है? ऑडियंस द असेंबल्ड स्पेक्टेटर्स और लिसनर्स एट अ पब्लिक इवेंट. किसी भी पब्लिक इवेंट पर इकट्ठे हुए लोग जो उस इवेंट को देखते हैं या सुनते हैं, और वो इवेंट फिल्म भी हो सकती है, कोई प्ले भी हो सकता है, कोई कंसर्ट भी हो सकता है. फैमिली क्या है? फैमिली अ ग्रुप ऑफ वन और मोर पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर एज अ यूनिट. एक या दो वालिदैन और उनके बच्चों का ग्रोह होता है इकट्ठा एक यूनिट की तरह. अब हमारे पास देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ डैश टू मेक 8 to 9 डिशेस फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर. एक चीनी के लिए आम है कि वो नए साल के एक दिन पहले शाम के खाने के लिए 8 से
नो खाने बनाए। तो हमने जो पढ़ा है अपनी बुक में उसके मुताबिक भी यहाँ पे फैमिली सूट करता है और हमारे पास गिवन वर्ड्स में भी इसमें फैमिली ही सूट कर रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फैमिली। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, द डैश अपलॉडेड हर्टली, जी भरकर सताइश दी या जी भरकर तालियां बजाईं एट द एंड ऑफ द कंसर्ट, कंसर्ट के इख्तिताम पे। तो कौन होगा जिसने कंसर्ट के इख्तिताम पर जी भरकर तालियां बजाईं? तो इनमें से हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑडियंस, तो आप यहाँ लिखेंगे ऑडियंस, यानी कि नाजरीन या सामईन। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द डैश हैज़ जस्ट हैड अ फिज़िक्स लेसन, अभी फिज़िक्स का लेसन लिया है, तो हमारे पास सूटेबल कलेक्टिव नाउन है इसके लिए क्लास, क्योंकि फ़िज़िक्स का लेसन स्टूडेंट्स के किसी ग्रुप ने ही लिया होगा। नंबर 4 पे देखिए, द डैश ऑफ रॉबर्स वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, पुलिस ने रॉबर्स के डैश को गिरफ्तार कर लिया। तो रॉबर्स होते हैं लुटेरे, डाकू। तो मैंने बताया था कि जो क्रिमिनल्स का ग्रुप है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं गैंग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गैंग। फिफ्थ स्टेटमेंट देखिए, अ डैश ऑफ पीपल गैदर्ड एट द एक्सीडेंट साइट, एक्सीडेंट की साइट पर लोग इकट्ठे हुए, लोगों का एक डैश इकट्ठा हुआ, तो लोगों का क्या इकट्ठा हुआ होगा? क्राउड, अ क्राउड ऑफ पीपल यानी लोगों का हजूम। 6 नंबर पे देखिए, द डैश टुक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस, बहुत सारे अहम फैसले किए एट इट्स मंथली मीटिंग, अपनी माहाना मीटिंग में। तो किसने अपनी माहाना मीटिंग में इम्पोर्टेंट डिसीजंस किए होंगे? राइट, कमेटी ने। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कमेटी। नंबर 7 पे देखिए, द डैश ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स का लुक्ड स्मार्ट, स्मार्ट दिखता था इन देयर यूनिफॉर्म, अपनी वर्दी में। तो पाकिस्तान एयरफोर्स का क्या था जो अपनी वर्दी में स्मार्ट दिखता था? वेरी गुड, क्रू। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्रू। क्रू का वर्ड आप अपनी 8th की बुक में ऑन द ओशन पोएम की समरी में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने पढ़ा था शिप क्रू यानी बहरी जहाज़ का अमला। आइए अब हम मस्ट और मस्ट नॉट के इस्तेमाल के बारे में सीखते हैं। मस्ट और मस्ट नॉट दोनों ही मॉडल वर्ब्स हैं, लेकिन दोनों के इस्तेमाल से जुमले के मूड में क्या तब्दीली आती है? मस्ट के इस्तेमाल हमें जाहिर करता है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन यानी कि मजबूत जिम्मेदारी, यानी कि जुमले में इसका इस्तेमाल बताता है कि जो काम करने के लिए कहा गया है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। जैसे इसकी एग्ज़ाम्पल देखें, ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश बिफोर न्यू ईयर्स डे, तमाम सफाई साले नौ के दिन से पहले ज़रूर ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि चीनियों का अकीदा है कि अगर साल के पहले दिन ही घरों में झाड़ू लगा दी जाए तो कूड़ा तो बाहर निकलता है, लेकिन उस कूड़े के साथ खुशकिस्मती भी बाहर चली जाती है। लिहाजा यहाँ पे स्पीकर बताना चाह रहा है कि जो काम करने के लिए कहा जा रहा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। दूसरी तरफ देखिए मस्ट नॉट, तो इसका इस्तेमाल हमें बताता है स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन के बारे में, यानी सख्त ममानियत, यानी बताया जाता है कि जो काम है उससे बचना है, अवॉइड करना है, उस काम को हरगिज़ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, मदर यू मस्ट नॉट प्ले विद मैचिस, मदर कहती हैं आपको माचिस की तीलियों से नहीं खेलना चाहिए, यानी आपको इससे अवॉइड करना चाहिए। पेज नंबर 2 पर ग्रामर का बी पार्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद मस्ट और मस्ट नॉट। आपने मस्ट या मस्ट नॉट की मदद से ब्लैंक्स को फिल करना है। नंबर 1 पे देखिए, शी डैश ईट सो मच शुगर। अब आपका क्या ख्याल है कि उसको शुगर इतनी ज़्यादा खानी चाहिए या इससे अवॉइड करना चाहिए? शुगर से अवॉइड करना चाहिए, इतनी ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मस्ट नॉट। नंबर 2 पे देखिए, स्टूडेंट्स डैश पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट दिस स्कूल।
तलबा को स्कूल में पढ़ने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम, आपका क्या ख्याल है, पास करना चाहिए या पास नहीं करना चाहिए? तो यकीनन इसका जवाब भी है मस्ट, यानी कि तालिब इल्मों को ज़रूर पास करना चाहिए। किसी भी इदारे में दाखिला लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करना ज़रूरी होता है, लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे मस्ट। नंबर 3 पे देखिए, यू डैश वॉच सो मच टेलीविज़न, आपको इतना ज़्यादा टेलीविज़न देखना, अब आप क्या सोचते हैं, देखना चाहिए या नहीं चाहिए? तो मेरा ख्याल है कि हमें बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखने से परहेज़ करना चाहिए। तो यही एडवाइस हम दूसरे से कहेंगे, यू मस्ट नॉट वॉच सो मच टेलीविज़न, आपको इतना ज़्यादा टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मस्ट नॉट। मस्ट नॉट मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करके आप बताना चाह रहे हैं कि टेलीविज़न देखने से परहेज़ करना चाहिए, इतना ज़्यादा टेलीविज़न देखने से परहेज़ करना चाहिए। नंबर 4 पे देखें, ही डैश टेक सम मेडिसिन फॉर डैट कफ, उसे उस खांसी के लिए कुछ दवा, अब बताइए लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो ही मस्ट टेक, उसको ज़रूर चाहिए कि ले, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मस्ट। नंबर 5 पे देखिए, विजिटर्स डैश स्मोक, सैर के लिए आने वालों को या ज़ायरीन को तंबाकू नोशी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो ऑब्वियसली नहीं करनी चाहिए, इससे परहेज़ करना चाहिए। तो आप यहाँ लिखेंगे मस्ट नॉट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंसेस। यहाँ पे 2 टेंसेस का इस्तेमाल हमें दिया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का इस्तेमाल हम करते हैं किसी की रूटीन या हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे हम कहते हैं द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज मगरिब में गुरूब होता है। तो इसका मतलब है ये सूरज की रूटीन है कि वो मगरिब में गुरूब होता है। आई स्पीक द ट्रूथ, इससे मेरी हैबिट के बारे में पता चलता है कि मैं सच बोलती हूँ। दूसरी तरफ देखें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, तो इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं एक एक्शन को डैट इज़ टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हम ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं जो हमारे बात करने के वक्त वकूअ पज़ीर हो रहा होता है। अब यहाँ पे देखें नंबर 1 स्टेटमेंट है, सी पार्ट पहले पढ़िए, मेक द प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंसेस। आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में इन सेंटेंसेस को करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, यू नॉट लाइक चॉकलेट। अब आप सोचें कि क्या ये किसी की रूटीन या हैबिट हो सकती है या फिर ये एक ऐसा काम है जो हमारे बात करने के वक्त वकूअ पज़ीर हो रहा है। तो ये हमारे बात करने के वक्त वकूअ पज़ीर नहीं हो रहा, बल्कि ये किसी की रूटीन या हैबिट को ज़ाहिर कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे डू नॉट लाइक, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंसेस में हम या तो डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं या डज नॉट का, और चूँकि यहाँ पे यू लिखा है तो हम डू नॉट लिखेंगे, हमने इसको नेगेटिव करना है। आप चॉकलेट पसंद नहीं करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखें, शी नॉट स्टडी एट द मोमेंट। एट द मोमेंट इस लम्हे, अब यहाँ पे बात हो रही है इस लम्हे की, इसका मतलब है जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उसी लम्हे की बात हो रही है। इसका मतलब है कि हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है, और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हम इज़, एम या आर तो लगाते हैं और उसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म लिखते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे नॉट भी लिखा हुआ है लिहाजा हम इज़, एम या आर के बाद नॉट लिखेंगे और फिर उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म लिखेंगे। तो हमने लिखा है इज़ नॉट स्टडिंग, शी इज़ नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट, वो इस लम्हे पढ़ नहीं रही है। नंबर 3 देखें, दे नॉट ईट राइस एवरी डे, वो हर दिन चावल नहीं खाते। अब जाहिर सी बात है एवरी डे हमें बता रहा है कि ये उनकी रूटीन है, और रूटीन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और अगर नेगेटिव हो तो डू नॉट या डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। और चूँकि ये नेगेटिव है और हम जानते हैं कि दे के साथ हम पहले डू लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे और फिर ईट लिखेंगे। सेंटेंस मुकम्मल होगा, दे
डू नॉट ईट राइस एवरी डे, वो हर दिन चावल नहीं खाते हैं या वो हर रोज़ चावल नहीं खाते हैं। तो ये उनकी रूटीन के बारे में बता रहा है। और मैं फिर रिपीट करती हूँ कि जो किसी की रूटीन या हैबिट को जाहिर करने के लिए वर्ब होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म होगी। और अगर नेगेटिव होगा तो हम डू नॉट या डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अभी हमने डू और डज नॉट ही के इस्तेमाल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम डू नॉट या डज नॉट ना लगा रहे हों, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हों, यानी कि जुमला नेगेटिव ना हो, तो हमने ये भी देखना होता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा तो हम उस वर्ब की फॉर्म के साथ एस या यस का इजाफा भी करेंगे। नंबर 4 पे देखिए, वी नॉट वर्क नाउ, हम अब काम नहीं। तो फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उसी वक्त वो एक्शन टेक प्लेस कर रहा है, लिहाजा ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में होगा और यहाँ पे हम इज़ एम आर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। लेकिन चूंकि ये भी नेगेटिव है, इस वजह से इज़ एम या आर के बाद पहले नॉट लगेगा और फिर आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। हम लिखेंगे आर नॉट वर्किंग और इस तरह ये जुमला कंप्लीट होके बनेगा, वी आर नॉट वर्किंग नाउ, हम इस वक्त या हम अब काम नहीं कर रहे हैं। नंबर 5 पे देखिए, इट रेन अ लॉट हियर, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या होती है। तो यहाँ पर इस लम्हे का कोई ज़िक्र नहीं है, लिहाजा ये रूटीन के बारे में है। तो हम लिखेंगे इट रेन्स। अब आप देखें क्योंकि ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, इसलिए हम रेन तो लिखेंगे लेकिन इसके साथ एस का इजाफा भी करेंगे। इट रेन्स अ लॉट हियर, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। नंबर 6 पे देखिए, आई गो डैश ऑन हॉलीडे टुमारो। टुमारो बेसिकली आने वाले ज़माने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर हमने कोई काम प्री प्लान किया है कि हमने कोई काम करना तो फ्यूचर में है लेकिन हम उसका प्लान पहले से कर चुके होते हैं स्पीकिंग से पहले, तो फिर हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को भी फ्यूचर का मफहूम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर लिखेंगे आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो, इसका मतलब है कि मैं कल छुट्टी पर जा रहा हूँ, अभी गया नहीं हूँ, ये काम मैंने अभी करना है, लेकिन चूँकि प्लान हो चुका हुआ है इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे एम गोइंग और ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो। नाउ मूव ऑन टू पार्ट डी, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ, दर्ज झैल पैराग्राफ को पंक्चुएट करें। अब पंक्चुएट में हम क्या करते हैं, पंक्चुएट करते हुए हम लोग पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। जो कॉमनली यूज्ड पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो हैं हमारे पास फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एट्सेट्रा। पंक्चुएट करते हुए जहां आपने इन मार्क्स का इस्तेमाल करना है वहाँ आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ कैपिटल लेटर की ज़रूरत है वहाँ पे आपने कैपिटल लेटर भी इस्तेमाल करना है। हम जानते हैं कि जुमला जिस भी वर्ड से स्टार्ट होता है उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। इसी तरह से अगर आपके पैराग्राफ में कहीं कोई प्रॉपर नाउन इस्तेमाल हुआ है तो आपने उसको भी कैपिटल लेटर से शुरू करना है। ये पैराग्राफ आपने खुद ही पंक्चुएट करना है। That is all for today. Thank you. Allah Hafiz.